चलो करते हैं शुरू कहानी का अगला भाग। 8 मार्च 2018 देहरादून। रात्रि 10:30। मन में उल्लास और चेहरे पर घुमकड़ी के भाव लिए मैं देहरादून के आईएस डिपो पहुंच चुका था। मुझे हमेशा से ही किसी नई जगह पर घूमने की लालसा पिछले 7 साल से है। उसका असर अभी भी था। सिविल कॉलेज देहरादून से 2012 उत्तीर्ण होने के बाद नौकरी के लिए, कभी किसी इंटरव्यू के लिए तो कभी कोई काम के लिए, अपने अंदर बढ़ते घुमकड़ी के शौक को कभी कम नहीं होने दिया। हाँ, वो बात अलग थी कि मेरी इस आदत से लोगों ने मेरे कई नाम रखे हुए हैं, जैसे घुमक्कड़, बेकार, मस्त मौला, तो न जाने कैसे कैसे नाम रखे लोगों ने। कईयों ने तो मेरे इस घुमकड़ी के शौक को रोकने की भी कोशिश की। अब तक सारे के सारे नाकामयाब ही रहे और बदले में मैंने नई नई जगह जाकर और फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर और जलाया। फ़िलहाल मैंने अब अपनी बस को ढूंढने की कोशिश की जो आसपास नहीं दिख रही थी। ओहो, मुझे कहीं देर तो नहीं हो गई? अरे नहीं, बस निकलने का तो टाइम 11:45 का था। बस के वहाँ नहीं होने पर मैं बेचैन हो गया। मैं भागकर इनकमरी ऑफिस के पास गया और खिड़की से झांककर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं डर गया और सोचा सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहते। हर सरकारी विभाग में यही हाल है। मेरा यह कहना था तभी एक कर्मचारी आकर सीट पर बैठने लगा। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, ये दिल्ली जाने वाली इलेक्स बस कब तक आएगी? जनाब, वो तो जा चुकी। क्या बकते हो? ओ क्षमा कीजिए, लेकिन इसका निकलने का समय तो 11:44 का था। आप घबराए नहीं, अभी गेट के पास ही खड़ी होगी। उसकी यह बात सुनते ही मैं गेट की तरफ भाग चला। हालांकि बाहर के नाम पर मेरे पास एक छोटा सा पिट्ठू बैग ही था, जिसके कारण मैं आसानी से भाग सकता था। जैसे ही बाहर आया मैंने देखा कि एक बस बाहर ही खड़ी थी। मैंने झट से मोबाइल निकाल कर बस के नंबर की जांच की तो वो वही बस थी। मैं झट से उस बस में चढ़ गया। थैंक गॉड, शुक्र है कि मैंने टिकट ऑनलाइन ही बुक कर दिया था, नहीं तो आज पहली बार मेरे घुमकड़ी के शौक पर कलंक लग जाता। मैं खुद से ही बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा कि बस के दरवाजे के पास खड़ा आदमी बोला, क्या नाम है आपका और आपकी सीट के नंबर क्या हैं? जी, सुनील नाम है और 7 नंबर सीट है। मैंने उसको ये बोला और जल्दबाजी में अंदर चला आया। लगातार भागने की वजह से मैं पसीने से भीग गया था। 4, 5, 6 और वो हाँ, वो रही 7 नंबर सीट। चलो अब जल्दी से सामान रखा जाए। मैंने यह कहकर जल्दी से अपना सामान ऊपर रख दिया। मैं जैसे ही अपनी सीट पर बैठने वाला था कि तभी मुझे ज़ोर से धक्का लगा और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और आगे वाली सीट को पकड़ लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी बत्तीसी जड़े ना जड़े, लेकिन मेरे दांतों में से कुछ संख्या कम हो जाती। मैंने अपनी मुंडी घुमाकर देखा तो एक लड़की के अपनी सीट पर जल्दबाजी में बैठने की वजह से मुझे धक्का लगा था। मैंने वहीं उसी हाल में उस लड़की को देखते हुए पूछने की कोशिश की, ये क्या तरीका है बैठने का? उसने मुझे देखा और दोनों हाथों की हथेलियां फैलाते हुए, अपने कंधों को उचकाते हुए, अपनी दोनों आंखों को चौड़ी करते हुए ऐसे मुंह बनाया जैसे कोई उसकी गलती ही ना हो, और मैं अपनी वजह से नीचे गिर गया। मैं संभल कर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी सीट की ओर जाने को हुआ। मैं ये देखकर चौंक जाता हूँ कि वो लड़की तो मेरी ही सीट पर बैठी है। मैं उसके करीब जाकर उसके पास खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपने शर्ट की कॉलर को ठीक करता हूँ और उसको देखते हुए ही उसकी गलती का एहसास कराना चाहता हूँ। तभी वो अपने राइट हैंड को उठाते हुए 2 बार चुटकी बजाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, पूरी तरह ताड़ लिया है या अभी भी कुछ कसर बाकी है? मैं खड़ा उसके सामने उसको झड़कने के लिए हुआ था, लेकिन क्या करूं, उसकी झील सी आंखें, उसके मैचिंग आईब्रो और कश्मीरी सेब जैसे गाल और गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठ, उनके ठीक नीचे काला तिल, मेरी तो उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही। मैं अपलक उसकी खूबसूरती को अपने दिल की गहराइयों में उतार रहा था।
जैसे कोई चकोर चांद की चांदनी को चुरा रहा हो। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इससे पहले ऐसी कोई खूबसूरत लड़की देखी ना हो। जब मैं कॉलेज गया था तो कॉलेज में ठीक इसी तरह से मुझे प्रियंका धूस से नोक-झोंक हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि कक्षा के ख़त्म होते ही काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी के पास फर्स्ट केमिस्ट्री की बुक इशू करवाने के लिए लड़के और लड़कियां एक ही लाइन में लगे हुए थे। मैं भी उसी लाइन में लगा हुआ था और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि आज सुबह का पहला ही दिन था कि और टीचर पर पहले ही दिन से अच्छा खासा इम्प्रेशन झाड़ने के लिए सभी को बुक आज ही पा लेने की बेताबी थी। काफ़ी देर से खड़े खड़े अब मेरे पैर में दर्द होने लगा था। सुबह से क्लास में बैठने के बाद मैं एक बार भी बाहर नहीं निकला था, जिसकी वजह से मुझे अब टॉयलेट जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने देखा कि मेरे आगे एक भूरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पतली सी दुबली सी मरियल सी लड़की खड़ी थी। मैंने उसको देखकर अपना माथा ठोक लिया। मेरा ऐसा करने की वजह से मेरे इस रिएक्शन को उसने गलत मतलब निकाल दिया। वो मुझे अपनी आंखों से गुस्सा दिखाने लगी। तभी मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि कहीं इस लड़की ने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि मैंने इसकी चैंचड़े जैसी बॉडी को देखकर ऐसा रिएक्शन दिया। तत तेरी की, अब मैं इस देदीची हड्डी को क्या कहूँ। छोड़ना, जो समझे मुझे क्या। मैं यही कहता हुआ अपने आगे खड़ी लड़की को बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज़। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शायद मेरी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पाई थी। मैंने अपना गला साफ किया और फिर से उससे बात करने की कोशिश की। इस बार मैंने ज़ोर से बोला, एक्सक्यूज मी, आई एम सुनील। मेरी आवाज़ इस बार भी उस तक नहीं पहुंची थी। काफ़ी शोर होने की वजह से मेरी आवाज़ आसपास की आवाज़ों के साथ दब कर रह जाती थी। ऐसा होना लाजमी था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं इस बार खुद ही बड़बड़ाया, हाँ आया बड़ा लड़की को अपना नाम बताने वाला। साले यहाँ ठीक से किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही जनाब, अपने गले के रंग बिठा रहे हैं। मैंने इस बार थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपने आगे खड़ी लड़की के कंधे पर हाथ लगाया। मेरा ऐसा करते ही वो झट से पीछे पलटी और अपनी पलकों को उठाते हुए गुस्से से बोली, बिना छुए बात नहीं होती क्या? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मौका मिला नहीं कि लगे अपना उल्लू सीधा करने। मैं उसे टकटकी लगाकर देखता रह गया। वो साक्षात माँ दुर्गा के अवतार में लग रही थी और देवी के हाथों इस मनुष्य का वध होने वाला था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उससे 2 बार चुटकी बजाई। ओ हेलो मिस्टर, ताड़ना बंद हुआ हो तो बताओगे कि ये माकत क्यों की थी? जी वो मैं। अरे क्या बकरी की तरह मियाने लगे? जल्दी से बोलो, मुझे और भी काम है। मैंने घबराते हुए बोलने की कोशिश की, क्या मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आ सकता हूँ? फिर मैं वापस इस लाइन में आकर लग जाऊँगा। हम क्या बेवकूफ़ हैं जो इतनी देर से इस लाइन में लगे हुए हैं? हम लोग क्या अपनी मर्ज़ी से इस लाइन में लगे हुए हैं? अरे ओहो, अब मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? बस यह समझ लो कि मेरे थोड़ी इमरजेंसी है। समझने की कोशिश करो ना। हाँ, क्यों नहीं। विमेश रेशमिया और नागार्जुन के बाद यही एटम बम गिराने वाले हैं और तुम यहाँ से भाग जाना चाहते हो। क्यों मिस्टर, सही कहा ना मैंने? उसकी बातों ने तो मुझे अपनी नानी याद दिला दी थी। मेरे अंदर अब उससे बात करने का साहस नहीं था, क्योंकि फ्रेशर की वजह से समस्या भी जवाब देने वाली थी। हाँ, ये तो तय हो गया था कि अब आइटम बम गिरे ना गिरे, मैं अगर यहाँ 2 मिनट और खड़ा रहा तो सुनामी ज़रूर आ जाती, और वो सुनामी भी ऐसी जगह से आती कि मुझे वहाँ ले जाती। मुझे और कोई उपाय ना सूझता दिखा तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और सारी उंगलियां मोड़ते हुए एक छोटी उंगली उठाई। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे नए वीडियो और कहानी आपको जल्द से जल्द पहुंचा सकें।